Good morning, students. So, today we are going to read our chapter 8 of civics, that is confronting marginalization. कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्जिनलाइजेशन को सामना करना। मार्जिनलाइजेशन का मतलब कि ऐसा व्यवहार जिसमें इनइक्वालिटी दिखती हो हमको, इस चीज़ का सामना करना। तो प्रीवियस चैप्टर की अगर हम बात करें, आपने दो डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, उनका एक्सपीरियंस देखा कि किस प्रकार से उनके साथ इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। ठीक है, अब वो जो ग्रुप्स थे पावरलेस ग्रुप थे और वो लोग लगातार लड़ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे किनके खिलाफ? जो लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे थे या फिर जिन लोगों का उनके ऊपर अत्याचार चल रहा था। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट किए इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज उन्होंने यूज़ की और एक लंबी टाइम के बाद, क्योंकि ये जो मार्जिनलाइजेशन चला आ रहा था वो बहुत ही लंबे समय से चला जा रहा था, तो उसके लिए क्या करना पड़ा उनको? बहुत सारे स्ट्रगल्स और बहुत अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी पड़ी। क्या स्ट्रेटजीज़ फॉलो की उन्होंने? अपने रिलीजियस सोलेस को बढ़ाना चाहा, आर्म्ड स्ट्रगल लाना चाहा, अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, एजुकेटेड हुए, इकोनॉमिक अपलिफ्ट लाए, ताकि क्या किया जा सके कि अपने आप को और चीज़ों से बचा के रखा जा सके उनके द्वारा। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि एक बार में नहीं आने वाली थी, है ना, उसके लिए बहुत लंबा समय लगने वाला था। तो जितने भी केसेस हमने पढ़े उन सभी में उन लोगों ने स्ट्रगल को चॉइस नहीं बनाया अपनी, लेकिन सरकमस्टेंसेस ही ऐसी थी, क्योंकि उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था, तो मजबूरी बस उनको स्ट्रगल की चॉइस करना पड़ा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे रास्तों के बारे में जिससे कुछ ग्रुप्स ने या इंडिविजुअल लोगों ने किस प्रकार इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई। आदिवासी थे, उसमें दलित थे, मुस्लिम्स थे, वीमेन भी थी और भी बहुत सारे मार्जिनल ग्रुप्स थे, जिन लोगों ने क्या किया कि सिंपली जो लोग बाग थे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के, उन्हें समझ में आ गया था कि हम सभी के पास इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, तो उसकी रिस्पेक्ट भी तो करनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, क्या क्या काम किए, उनके स्ट्रगल किस प्रकार काम आए। ठीक है, और उनके लिए क्या राइट्स बनाए गए, क्या लॉज उनके ग्रुप्स को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए, जिसकी मदद से गवर्नमेंट एफर्ट की मदद से कैसी पॉलिसीज़ प्रमोट की गई ताकि इन ग्रुप्स का डेवलपमेंट हो सके। ठीक, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ दिस द नेक्स्ट हेडिंग इज़ इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स के लिए विनती करना। ठीक है, कि गवर्नमेंट को प्रेरित करना कि भाई हमारी भी सुन लो और हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स बना दो। ठीक है, तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है इस बुक के, ठीक है, इसमें हमको क्या बताया गया कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल बनाए गए हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए और पॉलिटिक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट के द्वारा दिखाई गई, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये जितने भी राइट्स हैं वो सारे इंडियंस पर इक्वली लागू होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग हो ये रूल्स रेगुलेशंस और किसी के लिए अलग हो, नहीं, सभी के लिए इक्वली लागू होते हैं ये सभी। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्जिनलाइजेशन बढ़ता गया तो जो ग्रुप्स थे उन लोगों ने अपने राइट्स को मानने के लिए दो रास्ते निकाले। पहला रास्ता क्या था कि उन्होंने गवर्नमेंट को इंसिस्ट किया कि हमारे लिए जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। सेकंड, उन्होंने क्या रास्ता अपनाया कि उन्होंने गवर्नमेंट को एनफोर्स किया, गवर्नमेंट पे दबाव डाला कि जो लॉज बनाए गए हैं उनको देखें तो आप ज़रा कि क्या किस प्रकार से वो लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और जो हमारी स्ट्रगल है उसको समझते हुए गवर्नमेंट को कुछ नए लॉ जब बनाने चाहिए ताकि हम लोगों को भी
कुछ राहत मिल सके। और ये सारे लॉ आप फंडामेंटल राइट्स को याद रखते हुए बना सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग जो दी है, एक छोटी सी हेडिंग है, आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर आर्टिकल 17 का कहना है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबलिश्ड, मतलब कि छुआछूत को बिल्कुल ही नकारा जाए, है ना, छुआछूत को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे हम लोग। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को दलित होने के बेस पर उसको एजुकेशन से नहीं रोक सकते, मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते, पब्लिक फैसिलिटीज़ का यूज़ करने से आप नहीं रोक सकते। इसका दूसरा मतलब ये भी होगा कि अगर आप अनटचेबिलिटी को मानते हैं तो क्या है, ये जो प्रैक्टिस है जो आप कर रहे हैं अनटचेबिलिटी, इसको गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा और अनटचेबिलिटी जो है अब एक पनिशेबल क्राइम भी माना जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ और भी कुछ सेक्शंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ आर्गूमेंट करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडिया के सिटीजन को उसकी रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पे मतलब कलर के बेस पे, कास्ट मतलब धर्म के जाति के बेस पे, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे आप उसके साथ में इनइक्वालिटी नहीं कर सकते, जिसके बारे में 7th क्लास के ऑन इक्वालिटी चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बेस पे ही दलित लोग जो थे वो इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे जो उनको अभी तक नहीं मिल पाई थी। इसलिए उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि जितने भी दलित लोग थे उन लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के लिए और अपनी उन सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट से विनती करना शुरू की कि हमारे साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है। सिर्फ हम किसी इंडिविजुअल की बात ना करें, किसी कम्युनिटी की बात ना करें, लेकिन हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं, तो गवर्नमेंट कृपया इसके ऊपर ध्यान कर दे। ठीक है। तो उन्होंने गवर्नमेंट की अटेंशन को लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को याद दिलाया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चीज़ें हमको मिलनी चाहिए कृपया उस पर ध्यान दें और साथ ही साथ हमको जस्टिस दिलवाएं। उसी के हिसाब से क्या हुआ कि जो अदर माइनॉरिटीज़ ग्रुप थे, उसी के साथ में जो अदर माइनॉरिटीज़ ग्रुप थे उन लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन पे ध्यान दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन सबको समझ में आया कि हमें हमारे रिलीजन के बारे में बताने की और उसको फॉलो करने की आज़ादी है गवर्नमेंट की तरफ से, कल्चर को मानने की आज़ादी है और एजुकेशनल राइट है हमारे पास में। लेकिन अगर हम बात करें कल्चर और एजुकेशनल राइट के बारे में, तो अलग अलग जो हमारे कल्चर की अलग अलग जो कल्चर्स होंगे, जैसे कि मुस्लिम हुए, पारसीज़ हुए, तो उनके पास में ये राइट भी होगा कि वो अपने कल्चर के गार्जियन बन के अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके अच्छे के लिए डिसीजन ले सकते हैं, ताकि वो अपने जो कल्चर है, जो उनका रिलीजन है, उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकें। ठीक है। तो क्या है कि इस प्रकार के जो कल्चरल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, वो क्यों दिए उनने इंश्योर करना चाहा कि कल्चरल जस्टिस के थ्रू जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनका जो कल्चर है वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता था कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स का कल्चर है उसको डोमिनेट किया जाए मेजॉरिटी ग्रुप कम्युनिटी के द्वारा, ना ही किसी प्रकार का उस पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि ज़रूरी है इस चीज़ को बचा के रखना। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी 2 प्रकार के ग्रुप हैं। ठीक। अब क्या है, दोनों प्रकार के ग्रुप में किसी भी प्रकार की लड़ाई ना हो, किसी भी प्रकार का एक दूसरे पर दबाव ना डाले, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ लॉज पहले से ही प्रिस्क्राइब कर दिए जो कि एक दूसरे के बीच में आने वाले भेदभाव को दूर रखता है। ठीक है। और कोशिश करता है कि सभी लोग हैप्पीली जिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग है, लॉस फॉर द मार्जिनलाइज्ड, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।